हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप सभी को एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी के बारे में हम पढ़ाएंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हिस्टेक्टमी के बारे में जाना था, उसका इंसिडेंस यानी कितना रेशियो है हिस्टेक्टमी का, और फिर जाना था कि कब कब हिस्टेक्टमी यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या तरीके हैं, क्या टाइप है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, और हिस्टेक्टमी के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। तो उन सभी बातों पे हमने डिस्कशन किया था पहले वाले वीडियो में। अब हमारा सेकंड पार्ट है हिस्टेक्टमी का, जिसमें हम लोग देखेंगे एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी, यानी अब तरीक़ों को देखेंगे और किस किस स्टेप के बाद यूट्रस यानी बच्चेदानी को पूरी तरह से निकाला जाता है, यानी उन सभी प्रोसीजर को हम लोग समझेंगे और ऑपरेशन किस तरीके से होता है उसे भी समझेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी क्या है? तो इट इज़ अ प्रोसीडर यानी सर्जिकल प्रोसीडर दैट रिमूव्स यूट्रस थ्रू एन इंसिजन इन एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन में इंसिजन लगाया जाता है। एब्डोमेन यानी कि जिसे हम लोग पेट समझते हैं, ठीक है, तो पूरा पेट वाला हिस्सा। तो हमारा एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन लगाया जाता है और फिर यूट्रस बच्चेदानी को निकाला जाता है ऑपरेशन के द्वारा। इंसिजन यानी कौन कौन से चिरे कट लगाए जाते हैं? तो उसमें ट्रांसवर्स और वर्टिकल होता है। ट्रांसवर्स में फेनेस्टाइल और मेलार्ड इंसिजन मेनली लगाया जाता है। तो जो फेनेस्टाइल है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है, और जो मेलार्ड इंसिजन होता है वो 5 से 8 सेंटीमीटर ऊपर लगाया जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से। वर्टिकल इंसिजन में मेनली मिडलाइन इंसिजन लगाया जाता है या फिर इंफ्रा अम्बिलिकल इंसिजन लगाया जाता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि इंसिजन का टाइप किस पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर आप फेनेस्टाइल इंसिजन चूज कर रहे हैं तो उसको चुनने का कारण क्या है? तो मेनली है कि यूट्रस के साइज यानी बच्चेदानी का आकार कितना है, कितना बड़ा है, कैसा साइज है, उस पर डिपेंड करता है इंसिजन का टाइप। दूसरा है कि अगर कितना आपको इंसिजन बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है अपर एब्डोमेन में, यानी इंसिजन बढ़ाने की कितना ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग भी इंसिजन का टाइप जो है डिसाइड होता है। फिर है कि प्रेजेंस ऑफ द प्रायर इंसिजन, यानी पहले अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग उस इंसिजन को देखते हुए दूसरा इंसिजन डिसाइड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कॉस्मेटिक रिजल्ट्स के लिए, यानी कि एस्थेटिक पर्पस के लिए, यानी सौंदर्य यानी सुंदरता को ध्यान में रखते हुए कि आपका कोई निशान ना आए, कोई स्कार ना आए, आप दाग रहित रहें, आपका कोई निशान ना आए, आप आराम से अपना सौंदर्यपन भी बचा पाएँ, ठीक है। तो कॉस्मेटिक को भी ध्यान में रखते हुए इंसिजन का टाइप डिसाइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पोजीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि ऑपरेशन के दौरान मरीज का क्या स्थिति रहता है, किस तरह से मरीज को लिटाया जाता है, यानी पोजीशन क्या होता है। तो पहला सुपाइन पोजीशन, ठीक है, यानी सीधे लिटा दिया जाएगा। जो फेस होगा, जो पेट होगा, जो पैर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, पीठ के बल लेट जाना है। दूसरा है कि लिथोटमी पोजीशन होता है, मेटल स्ट्रिप्स के हेल्प से ये पोजीशन बनाया जाता है, यानी ऐसे लिटा के और दोनों पैर उठा दिया जाता है, ठीक है। एक मेटल का रहता है समझिए तो एक इक्विपमेंट होता है मेटल स्टिरअप, जिसपे कि दोनों पैर को रख दिया जाता है, ठीक है। आपको अगर पोजीशन वाली वीडियो देखनी होगी तो पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है सर्जिकल पोजीशन का, जिसको देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में जनरल एनेस्थीसिया है, यानी पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर देना, सुन्न कर देना। दूसरा है रीजनल एनेस्थीसिया, जिसमें कि स्पाइनल और एपिड्यूरल होता है, जिसमें कि बस पेट के नीचे के हिस्से यानी दोनों पैर को, कमर को सुन्न किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या प्रोसीजर होता है, यानी किन किन स्टेप्स को किया जाता है जिससे कि बच्चेदानी को निकाला जा सके। तो इसमें हमारा कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले एब्डोमेन के 9 लेयर्स को ओपन करेंगे, और एब्डोमेन के 9 लेयर्स में हमारा लेयर है स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुपरफिशियल फेसिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्सेलिस फेसिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट, पेराइटल पेरिटोनियम। ये 9 लेयर्स को ओपन करने के बाद हम लोग यूट्रस को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर राउंड लिगामेंट को डिवाइड करेंगे, यानी कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि यूट्रस, ओवरी और पेल्विक कैविटी में जुड़ाव बनाते हैं। तो राउंड लिगामेंट होता है
हमारा इन्फंडिब्यूलो पेल्विक लिगामेंट होता है, कुछ हमारे और भी लिगामेंट्स होते हैं जिसमें ब्रॉड लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, यानी बहुत तरह के लिगामेंट होते हैं जो कि ओवरी का पेल्विक कैविटी से, यूट्रस का पेल्विक कैविटी से, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब ओवरी, इन सब का एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राउंड लिगामेंट को अलग करेंगे। फिर हमारे जो अगर ट्यूब्स और ओवरीज को भी निकालना है यूट्रस के साथ में, तो आपको सस्पेंसरी लिगामेंट को भी अलग करना होगा, यानी कि इन्फंडिब्यूलो पेल्विक लिगामेंट को भी क्लैम्प करना होगा, कट करना होगा और लाइगेट करना होगा, यानी काट के उसे बांधना होगा। अब हमारा नेक्स्ट है यूटेरोवेसिकल पेरिटोनियल फोल्ड, यानी कि यूटेरोवेसिकल पेरिटोनियल फोल्ड को भी डिवाइड करना है, यानी उसे भी अलग करना है। फिर पैरामेट्रियल टिश्यू को भी अलग करना है। इसके बाद यूटेराइन वेजल्स जो आते हैं उन्हें क्लैम्प करना है, कट करना है और फिर टाई कर देना है। ठीक है, सबसे पहले उसे दबाना होता है, फिर काटना होता है, फिर बांधना होता है। ठीक है, उसके बाद पारा सर्वाइकल टिश्यू होते हैं, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स होते हैं जिन्हें सेम क्लैम्प, कट और टाई करना होता है। फिर हमारा वेजाइना को ओपन किया जाता है और यूट्रस और सर्विक्स को वेजाइना के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। फिर हमारा है वेजाइना, जो कि ऑब्जर्वेबल सूचर से बंद कर दिए जाते हैं, यानी टाके लगा दिए जाते हैं। फिर हमारा हीमोस्टेसिस कंफर्म किया जाता है, जहाँ से यूट्रस का जुड़ाव होता है उस पोर्शन से यूट्रस को बाहर निकालते हैं, बच्चेदानी को। तो वहाँ पे जब वो अलग होता है तो वहाँ पे ब्लड यानी ब्लीडिंग हो सकती है, खून का बहाव हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि बॉट्रो क्लॉट, यानी कि एक तरह का हीमोकोगुलेशन के लिए होता है, तो उसका यूज करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो है मतलब कि ऐसा चीज़ यूज करते हैं जिससे कि वहाँ हीमोस्टेसिस हो जाए। ठीक है, कॉटराइज भी कर देते हैं कॉटरी मशीन से, ताकि ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद एब्डोमेन को लेयर बाय लेयर क्लोज कर दिया जाता है। इनर लेयर को ऑब्जर्वेबल सूचर यानी कि वाइक्रिल से क्लोज किया जाता है। बाहर वाले जो लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, उन्हें नायलॉन से सूचर कर देते हैं। और लाइगेट मेनली सिल्क से या वाइक्रिल से कर देते हैं। उसके बाद मेनली टाके लगाने के बाद, क्लोजर के बाद, बंद करने के बाद सारे लेयर्स को ड्रेसिंग कर दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करने का फ़ायदा क्या है। तो पहला फ़ायदा है कि एडहेशंस अगर प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा ही आंतों का दबाव होता है, अदर जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनका दबाव पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप सभी एडहेशंस को अलग कर सकते हैं, उन सब को अपने अपने जगह पे कर सकते हैं और यूट्रस को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, सारे लिगामेंट्स को क्लैम्प, कट और लाइगेट करने के बाद। उसके बाद क्या है कि अगर यूट्रस का साइज बहुत बड़ा है तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करना बहुत ही सही रहता है। उसके बाद डिसएडवांटेज यानी कुछ हानियाँ होती हैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करने का। तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करने का पहला है कि बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इन्वेजिव मेथड, यानी बड़ा सा कट यानी चीरा लगाना होता है और जिसे कि भरने में बहुत टाइम लगता है, और वो हमारे कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी सही नहीं है, यानी स्कार आ जाते हैं, दाग का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल स्टे देखें तो ऑपरेशन के बाद आपको 5 से 6 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रिकवरी टाइम देखें, यानी आप कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, तो लगभग 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 महीना आपको ठीक होने में लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि ऑपरेशन के बाद कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पहला है वुंड इन्फेक्शन, यानी कि आपके घाव यानी जहाँ पे कट लगा है वहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेज होती हैं। इलियस एंड बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, बाधा उत्पन्न हो सकता है फीकल मैटर को पास करने में। उसके बाद यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ब्लैडर आपका जो है वो जस्ट ऊपर होता है यूट्रस के। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाटोमा, यानी कि ब्लड क्लॉट्स का कलेक्शन हो जाना, खून का थक्का बनेगा और जमाव हो जाएगा बहुत। पेरिटोनियल कॉम्प्लिकेशन, यानी जो पेरिटोनियल है वहाँ भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। फिस्टुला हो सकता है, यानी अबनॉर्मल कनेक्शन हो सकता है 2 पार्ट्स के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट है वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और एसवीटी यानी कि सुपीरियर वेन थ्रोम्बोसिस।
ठीक है, यानी ब्लड क्लॉट कर सकता है वेन में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंसिजनल हर्निया, यानी कि जहाँ पे कट लगा के ऑपरेशन किया गया है, जहाँ टाँके लगाए जाते हैं, तो वो पोर्शन कमज़ोर हो चुका होता है और वहाँ से अगर अंदर से कोई भी अंग अगर दबाव डाल रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो वो हिस्सा जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रोट्रूजन हो जाता है एब्डोमिनल कंटेंट का, उस जहाँ पे कट लगा है वहाँ से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये इंसिजनल हर्निया हो सकता है, यानी जहाँ पे इंसिजन लगा है वहाँ से हर्निया हो सकता है। और हर्निया क्या है, तो प्रोट्रूजन है, यानी प्रोट्रूजन का मतलब कहीं से, जैसे बैलून है, ठीक है, उसमें अगर आप उंगली से करते हैं तो बाहर एक आकार बन जाता है। उसी तरह से आपके पेट में अंदर आंत हैं, टिश्यू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब उनका प्रेशर पड़ता है उस कट वाले साइड पे, तो वहाँ से वो हिस्सा बाहर निकल जाता है, जो कि हर्निया कॉज करता है, और इसी को हम लोग इंसिजनल हर्निया कहते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।